अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वकास नवाब है और आज जो कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस कोर्स का नाम है जी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स IR 2092। ठीक है जी, ये आज का हमारा इस सेमेस्टर में कोर्स होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो इंट्रोडक्शन है एन इंट्रोडक्शन वो देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो होती क्या है। ये देखेंगे, दो वर्ड्स हैं कंपैरेटिव एंड पॉलिटिक्स। यू आर अवेयर ऑफ दिस टर्म पॉलिटिक्स, हमने बहुत ज़्यादा स्टडी किया प्रीवियस जो सेमेस्टर्स हैं उनमें भी। और आपको ये भी पता है कि जो एरिस्टोटल है उनकी जो किताब है, बुक है, उसका नाम भी पॉलिटिक्स यानी सियासत थी। पॉलिटिक्स जो है उससे मुराद यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं ये स्टेट की स्टडी है या नेशन की स्टडी है या गवर्नमेंट की स्टडी है, या इसमें हम डिफरेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, पावर कंपटीशन या पावर को गेन करने का जो तरीका है उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं। मीन किसी भी जो कंट्री या जो कोई नेशन होती है वहाँ की जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस से मुतल्लिक जो भी एक्टिविटीज होती हैं, सरगर्मियां हैं या इकदाम है, और इनका मकसद होता है कि उस स्टेट का जो सिस्टम है वो उनके हाथ में आ जाए या बेहतर तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जाए। इससे आप फेमिलियर थे। कंपैरेटिव जो है वो एक नया वर्ड है। अगर हम इसके लुग़वी मानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे जाएं तो कंपैरेटिव से क्या मुराद है। कंपैरेटिव हम कहते हैं मे बी किसी चीज को कंपेयर करना, ठीक है, उनको एक दूसरे से लिंक करना, एसोसिएट करना या उनकी मैचिंग करना। तो इस सब्जेक्ट में आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्योंकि इंट्रोडक्शन है, तो हम इसमें देखेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होती क्या है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, तो आपने एक चीज बात याद रखनी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज अ सब फील्ड। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सब फील्ड है, एक क्या है, ब्रांच है। किसकी? पॉलिटिकल साइंस की, सियासत की। ये एक सब फील्ड है। पॉलिटिकल साइंस की बेशुमार जो है ना वो फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस इसकी एक सब फील्ड है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है जी, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके अलावा भी बेशुमार जो है ना वो इसकी सब फील्ड्स मौजूद हैं जो एक ये स्पेसिफिक फील्ड को स्टडी करती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस की एक सब फील्ड है। अब इस सब फील्ड में हम करते क्या है, हम क्या करेंगे इस सब फील्ड में। हम गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट के बारे में, डिफरेंट जो स्टेट के और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लेजिस्लेचर है या गवर्नमेंट, उसमें आ जाते हैं हमारे पास एग्जेक्टिव है या जुडिशरी है, गवर्नमेंट, स्टेट्स, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट, उसकी सक्सेस, इन तमाम चीज़ों का हम जो है ना वो एनालिसिस करेंगे, स्टडी करेंगे या हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस सब्जेक्ट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम हमारे जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे। हम इसमें पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, पॉलिटिकल कल्चर किसे कहते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होती है, सोशल और जो पॉलिटिकल जो चेंज है वो किस तरह से आकर होती है, लीडरशिप का क्या रोल होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी सियासी निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, या चलाने में सॉरी, जो लीडरशिप है, जो एक करिज्मेटिक लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो इनपुट आवाम की तरफ से क्या होता है, फिर नेशनल जो इंटीग्रेशन है उसका क्या रोल होता है, नेशन बिल्डिंग, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये आज के टॉपिक की जो हमारा जो अंडर डिस्कशन
होंगी हेडिंग्स, हम इसके मीनिंग देखेंगे, मेजर एक्सपोनेंट देखेंगे कि लोगों ने इनके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट में, इन्हेंसमेंट में अपना रोल प्ले किया। इसकी डेफिनेशन है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, फिर इसकी सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन। मीनिंग पे चलते हैं जी कि इसका क्या मीनिंग है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। अंडरस्टैंडिंग एंड थियोराइजिंग अबाउट द पॉलिटिकल बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमेना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। देखिए माजी में प्रीएम्प्टिव टाइम में क्या होता था कि एक चीज जो है उसको दूसरी चीज से जो है ना हमने क्या करना है, उसका कंपैरिजन ऑटोमेटिकली जो है ना वो आ जाता था। ठीक है ना, कोई चीज आती है, कोई ब्रांड आता है, उसका दूसरे ब्रांड से कंपैरिजन आ जाता है। कोई फास्ट फूड का कोई ब्रांड आता है, उसका भी एक दूसरे से कंपटीशन आ जाता है। यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ये था कि एक स्टेट में, किसी जगह पे या किसी वक्त में अगर एक हुकूमत, एक इदारा चल रहा है तो दूसरी स्टेट में या किसी और वक्त वो कैसे चलेगा। ठीक है, इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको इन वर्ड्स बयान करना, एक थ्योरी की सोर्स पे पेश करना। ठीक है, वो किसी भी वक्त या टाइम हो सकता है। Conscious systematic use of comparison to study political units or cases with the purpose of identifying। अब ये उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो क्या करती है, ये एक सिस्टमेटिकली जो है ना वो क्या करती है, कंपैरिजन करती है, मुआवजा करती है किसका, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स का। फॉर एग्जांपल अमेरिका का, ठीक है, हम करते हैं ना अमेरिका का चाइना से कंपैरिजन करते हैं जी, जर्मनी का फ्रांस से कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, वेस्ट का ईस्ट से कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें भी हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि क्या जो है ना इसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको एनालाइज करना, एक्सप्लेन करना डिफरेंसेस को एंड सिमिलैरिटीज को बिटवीन देम एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिनोमिना। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिर्फ एक केस को लेते हैं। हमारे पास ये है कि एक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो वेस्ट में भी है, और जो डेमोक्रेसी है वो हमारे पास ईस्ट में भी है। अब अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट आया वो तो आया है हमें वेस्ट से। ठीक है जी, जो नैरेटिव है वेस्ट नैरेटिव, उसके मुताबिक जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से आया, मगर दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत है वो ईस्ट में है। मीन इंडिया, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब हम इस सब्जेक्ट में डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनका आपस में मुआवजा करते हैं कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, यूनाइटेड किंगडम में भी डेमोक्रेसी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप वहां भी डेमोक्रेसी है। मगर वहां पर डेमोक्रेसी जो है कामयाब है, यहाँ पर वो कामयाब उस तरह से नहीं है। मीन उसके जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी, उसके जो डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज क्या हो सकती है कि वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, वहां पर भी इलेक्शन कैंपेन होती है, यहाँ पर भी इलेक्शन कैंपेन होती है, वहां पर भी पब्लिक अपनी ओपिनियन देती है, यहाँ पर भी पब्लिक ओपिनियन देती है। अब डिफरेंसेस कहाँ पर आ जाते हैं, वो यहाँ पर आ जाते हैं कि मे बी यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन इस तरह से उतनी साउंड नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का वो सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो कंपेन है उसमें जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर प्रेशराइज किया जाता है आवाम को। मीन ये कुछ डिफरेंसेस है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेजर मेन मकसद ही ये है कि इन डिफरेंसेस को भी और सिमिलैरिटीज को भी जो है ना वो हाईलाइट करना। पॉलिटिकल फिनोमिना लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल प्रोसेस है या पॉलिटिकल पावर है, ये तीन जो है ना ये कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, देखिए आप जब किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुआशरे का जब आप हिस्सा होते हैं तो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो रहे हैं तो आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होगी, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी
अपने वोट को कास्ट करना। अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कॉल दी है कि हम यहाँ पर सिट इन प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपकी वहां पर पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होगी कि उस सिट इन प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ये आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी। या अगर कोई गवर्नमेंट, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एंटी स्टेट कोई नैरेटिव पेश करती है, तो आपकी उस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होगी, उसको क्रिटिसाइज करना। तो ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसमें हम कौन कौन सी चीजें, 3 चीजें हैं। सबसे पहले जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करना मतलब कि स्ट्रगल करना, किस तरह से आप पावर को जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से लोगों को लीड कर सकते हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कि जब आप आ गए हैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो फिर आपने किस तरह से जो है ना वो डिसीजन करने हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है, पॉलिसीज बनानी है। और पॉलिटिकल पावर अल्टीमेटली आपका जो गोल होता है वो यही होता है। मैं ये 3 चीजें जो है उनको, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल पावर, इन तीनों चीजों को भी जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस की जो सब फील्ड है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी किया जाता है। ये जो है यूनिट्स आर केसेस ऑफ कंपैरिजन मे बी टू और मोर कंट्रीज, रीजन विद इन द कंट्री। मतलब कि इसमें हम हमारा जो है ना वो जो स्कोप ऑफ स्टडी या इन्वेस्टिगेशन है वो लिमिटेड नहीं है। वो 2 कंट्रीज का भी हो सकता है या उससे मोर कंट्रीज का भी हो सकता है। माजी में कभी किसी जमाने में हम ऑटमन एम्पायर, रोमन एम्पायर को आपस में कंपेयर करते थे। किसी जमाने में फ्रांस और जो बर्तानिया, ये सुपर पावर हुआ करती थी। उसके बाद जो है वो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम आ गए। उसके बाद हमने यूनाइटेड स्टेट्स को यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी यूएसएसआर के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अभी हम यूएसए को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, या ईस्टर्न कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये कंपैरिजन जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स which also use comparative method by its specific subject matter language and perspective। हम अगर दूसरे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, मैंने अपने लेक्चर के बिगिनिंग में आपको बताया, फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि इसमें हम आईआरबी सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, या मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफी है, या बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। इन तमाम चीजों में जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हैं, तो हम डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, अमेरिका के सिस्टम को कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सिस्टम के साथ, ठीक है जी, और इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को हम पढ़ते हैं। ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है दूसरों से इस तरह से डिस्टिंग्विश है क्योंकि इसमें हम इसका सब्जेक्ट मैटर ही, इसका नाम ही वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ओके जी, इंटेग्रल पार्ट ऑफ मेथड है सोशल साइंस का, और एक मेजर सब फील्ड है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक सब फील्ड है। अब हम इसके जो है वो एक्सपोनेंट्स की तरफ जाते हैं। एक्सपोनेंट किन्हें कहते हैं? एक्सपोनेंट से मुराद होता है मुख्तलिफ जो सियासी जो मुफक्करीन हैं, अकाबरीन हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं और अपनी तहरीरों के ज़रिए जो है ना वो बताते हैं कि किसी सब्जेक्ट के बारे में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अगर हम ओरिजिन की बात करें, तो सबसे पहले एक शख्स का नाम आता है जिसका नाम है जी अरिस्टोटल। यू आर अवेयर ऑफ हिज नेम। और उनकी बुक के बारे में भी मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि उनकी बुक का क्या नाम था जी, पॉलिटिक्स। उन्होंने किताब का नाम ही पॉलिटिक्स रखा। बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, 384 में जो है वो एथेंस में ये पैदा हुए और 322 में इनकी डेथ हुई, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया? स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 150 स्टेट्स। यहाँ पर 150 स्टेट्स, यहाँ स्टेट से मुराद इट्स नॉट मीन लाइक स्टेट पाकिस्तान और इंडिया। दिस स्टेट मीन पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, लाइक दिस, जैसे हमारे सूबे हैं। उस वक्त सिटी स्टेट का जो है वो कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने अपनी जो है ना सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। किस तरह से? क्योंकि उन्होंने खुद 150 जो सिटी स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, ठीक है, और फिर जो है ना एक टाइपोलॉजी
जो है ना बताई, एक कैटेगरी बताई कि ये कौन कौन सी चीजें वहां पर थी। उन्होंने कहा कि एरिस्टोक्रेसी है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी मीन जिस पर जहाँ फ्यू पीपल की गवर्नमेंट होती है, चंद लोगों की हुकूमत होती है। मोनार्की जिसमें वन मैन रोल होता है, ठीक है, एक बादशाह की हुकूमत होती है। डेमोक्रेसी जिसमें जो है ना बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब उसने इन चीजों को, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, और कंपेयर करके उसने बताया कि कौन सी हुकूमत जो है इनमें से ज्यादा कामयाब है। एरिस्टोटल कहता है कि सबसे कामयाब हुकूमत जो है ना, वो अच्छी हुकूमत जो है ना, वो मोनार्की होती है, बादशाहत होती है। मॉन्टेस्क्यू जो है, इन्होंने अपना जो नजरिया है वो अपनी बुक जो है स्पिरिट ऑफ लॉ में पेश किया। ठीक है जी, ये उनका जो है ना वो टाइमलाइन है। ठीक है जी, उन्होंने भी जो है ना वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बारे में बताया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एक गवर्नमेंट या एक स्टेट किस तरह से बेहतर तरीके से चल सकती है। गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, उनके अंदर जो है वो डिवीजन होनी चाहिए, मीन पावर की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, लेवल ऑफ इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डिफरेंट दूसरे प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर भी हैं, टॉकरवेली हैं, ऑलमंड, डेविड ईस्टर्न, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए जी, मैकावेली है, साइरो है, ओलिबस है, बॉर्डन है। ये डिफरेंट जो मैंने भी आपको बताया ऊपर कि जो सोशल और पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स हैं, उन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए या में अपना अपना जो रोल है वो प्ले किया है। इसकी अगर हम नेचर को देखें, इसकी नेचर क्या है, तो perhaps the first and foremost method of analyzing and understanding political phenomena, ये पहला सब्जेक्ट है जो कि इन चीजों को एक कंपैरेटिव वे में जो है वो एनालाइज करता है। ठीक है जी, और इसकी जो है वो ठीक एक्सप्लेनेशन करता है। इन द बिगिनिंग इट वाज मेनली द स्टडी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, ये जब हिस्ट्री का आगाज होता है, जब इवन के मॉडर्न नेशन स्टेट का कंसेप्ट भी आया, तो लोग ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज को जो है ना वो स्टडी करते थे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को स्टडी किया जाता था। ठीक है, कंपैरिजन होता था सिर्फ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके जो दायरा कार है उसमें वसअत पैदा हुई। ट्रेडिशनल अप्रोच वाज नॉर्मेटिव, फिलोसॉफिकल एंड स्कोप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉर्म इंस्टीट्यूशंस। ट्रेडिशनल जो अपना अप्रोच है, मीन रवायती तरीका का। अब किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए ना हमें थ्योरीज को स्टडी करना पड़ता है। ट्रेडिशनल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस है। तो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में ज्यादातर जो है ना नॉर्मेटिव डाटा, फिलोसॉफिकल डाटा, मीन किसी की थ्योरी, किसी की जो अपना बयान है, उस किसी फिलोसफर ने कुछ कह दिया, उस पर आपने जो है ना जब अमल पैरा होना है। और लीगल कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को भी स्टडी किया जाता है। मॉडर्न में देखें, इसमें हम एनालिटिकल करते हैं, एम्पिरिकल, मतलब कि टेस्टिफाइएबल, ऐसा डाटा जो टेस्ट हो सके, फैक्ट बेस्ड हो, साइंटिफिक, क्वांटिटेटिव स्कोप हो उसकी। स्टडी ऑफ नॉन फॉर्मल। अब ऊपर क्या था, ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसमें क्या किया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंट्रीज, उनकी गवर्नमेंट को स्टडी किया जाता था। मगर जो मॉडर्न जो टेक्निक्स आई, कॉन्सेप्ट्स आए, उसमें उन्होंने कहा कि स्टेट और गवर्नमेंट के अलावा भी डिफरेंट इदारे हैं, उनको भी अंडर डिस्कशन जो है ना वो लाना चाहिए, वो भी स्टेट की डेवलपमेंट में अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं। ठीक है जी, वो नॉन फॉर्मल है, मतलब कि डिफरेंट एनजीओज होती हैं, डिफरेंट इदारे होते हैं जो कि विद इन स्टेट काम करते हैं। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट की क्या स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, इनफॉर्मल प्रोसेसेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, इलेक्शंस हैं, वोटिंग बिहेवियर है, एटसेट्रा। ये चीजें जो है वो डिस्कस की जाती है। इवॉल्व फ्रॉम यूरोसेंट्रिज्म टू द स्टडी ऑफ थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस, स्मॉल पॉलिटिकल कम्युनिटीज एंड डाइवर्स पॉलिटिकल फिनोमिनन। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है, यूरोसेंट्रिसिज्म, यूरोसेंट्रिज्म। यूरोसेंट्रिज्म होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूरोप की बात करना। एक वक्त था कि जब समझा जाता था कि आपने कोई भी थ्योरी पेश करनी है, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो डेवलप्ड नेशन को स्टडी करते थे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखते थे, वहां के लोगों को देखते थे, वहां के गवर्नमेंट को देखते थे,
और जो है ना पूरे दुनिया के लिए जो है ना वो चीजें बयान कर दी जाती थी। मगर बाद में क्या हुआ, ये इवॉल्व हुआ। यूरोप से ये स्टडी थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग नेशंस तक आई, इंडिया तक आई, पाकिस्तान तक आई, श्रीलंका तक आई, मालदीव तक आई, बांग्लादेश तक आई, अफ्रीकन, एशियन और इवन जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं जो भी इतने डेवलप्ड नहीं थे वहां तक आई, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको भी जो है वो स्टडी करना हमने शुरू किया। ये उसकी जो है ना वो एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है कि 19th सेंचुरी तक क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ वहां पर फॉरेन कंट्रीज और गवर्नमेंट, जो के ऊपर हमने जो है ना उसमें नेचर में भी पढ़ा, सिर्फ फॉरेन कंट्रीज किसी स्टेट को या गवर्नमेंट को स्टडी किया जाता था। और गवर्नमेंट को भी अगर स्टडी करना है तो उसके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मुकन्ना, इंतजामिया और अदलिया। लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन, an institution which execute the law, and then a department mean judiciary which make decision about the law। तीन इदारे ये फॉर्मल इदारे हैं, और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोसेंट्रिसिज्म जो मैंने भी आपको बताया। तो ये फिर 1950s के बाद क्या होता है, एक नई अप्रोच आती है, बिहेवियरल अप्रोच आती है, साइंटिफिक अप्रोच आती है, इंपिरिकल अप्रोच आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच को खत्म किया जाता है, मॉडर्न अप्रोच आती है। और 1950s के बाद वो क्या होता है, डिफरेंट जो पॉलिटिकल जो यूनिट्स में फॉरेन कंट्रीज के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं, यूरोप के साथ साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जहां पर डाइवर्स पॉलिटिकल कम्युनिटीज रहती थी। वेस्ट में आमतौर पर जो है ना वो एक होमोजीनियस सोसाइटीज थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हेट्रोजीनियस सोसाइटीज हैं। यहाँ जो लोगों के कल्चर में, कस्टम्स में, नॉर्म्स में, इवन रिलीजन में, उनके बिलीव्स में, उनके इवन के जो ईटिंग और जो ड्रिंकिंग, उसमें भी जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता था। तो 1950s के बाद जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसकी अहमियत में ज्यादा इजाफा हुआ। तो यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट देखा था क्या था, गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज, प्रोसेस एंड पॉलिटिकल जो पावर है उसको गेन करने के लिए कौन कौन से इदारे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है ना, सिविल सोसाइटी है, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, इन तमाम चीजों को बाद में जो है वो स्टडी करना हमने शुरू किया। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर, आर्गुमेंट्स, अरेंजमेंट्स, पैटर्न्स एंड रियलिटी, ठीक है जी। इसको अंडरस्टैंड करने में हमें जो है वो सपोर्ट करती है। इंटेग्रल टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड थ्योरी बिल्डिंग। अगर हम कोई हाइपोथेसिस पेश करना चाहते हैं, बयान करना चाहते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, प्रिकॉशंस एंड वैलिडिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है जी। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, कितना उस पर इन्हिसार कर सकते हैं, या उसकी जो एक्यूरेसी क्या है, क्या वो वैलिड है, वो थ्योरी प्रैक्टिकेबल है, ये जो है ना हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट को स्टडी करने के बाद पता चलता है। गिव पॉलिटिकल थ्योरीज साइंटिफिक बेसिस एंड रिगोर, ठीक है जी। जो कि रैशनल पर बेस करती हैं, जस्टिस पर, एक्यूरेसी पर बेस करती है, वो थ्योरीज ही पेश करती है। हेल्प स्टडी पॉलिटिकल फिनोमेना इन अ लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। Help deepen our understanding and broaden the level of answering and explaining political phenomenon। डिफरेंट जो political phenomenons हैं उनको एक्सप्लेन करने में ये अपना रोल जो है वो प्ले करती है। अब अगर हम इसके चैलेंजेस को देखें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के, मैंने आपको बताया कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, जिसको हम उर्दू में तकाबली सियासत कहते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स का आपस में तकाबल करना, ठीक है जी। गवर्नमेंट का करना, स्टेट का करना, उस स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का करना, उस स्टेट में डेवलपमेंट होती है या वो एक फेलियर स्टेट है, या अगर वो फेलियर है उसकी, या उसकी सक्सेस है, तो उसके कॉजेज क्या है, इन तमाम चीजों को आपस में कंपेयर करना, ये जो है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी। अब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को डिफरेंट चैलेंजेस भी हैं। क्यों? दो चीजें हैं जो हमने याद रखनी है जब हम बात करते हैं ना इंटरनेशनल रिलेशंस की। दूसरी तरफ हम बात करते हैं केमिस्ट्री की या फिजिक्स की या बायो की, वो भी साइंस है, ये भी साइंस है। वो प्योर साइंस है, हमारी है सोशल साइंस। प्योर साइंसेज में जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैटर, और मैटर में फीलिंग नहीं होती।
आप मैटर पर जिस तरह से प्रोसेस करेंगे वही उसका रिस्पॉन्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर H2O है, H2O के फॉर्मूले को अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं, H2O को, ये एक फार्मूला है, आप इसको कहीं भी अमेरिका में करें, यूनाइटेड किंगडम में करें, या आप इसको जो है वो पाकिस्तान में करें, या आप इसको जाके अपने किसी गांव में, विलेज में कर लें, या इवन अपनी अगर क्लास में आप करते हैं, तो इसका जो सोल्यूशन है वो वाटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने किस पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मैटर पर। तो होता क्या है सोशल साइंस में, सोशल साइंस के हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है वो होता है जी ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स जो होती हैं वो तो उनकी तो जो उनके रवैया, उनकी सोच, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी इंटरेस्ट, वो तो रोज चेंज हो जाती हैं। लिहाजा डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं हमें उनका सामना करना पड़ा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। क्योंकि जब हम जमहूरियत की बात की तो वो अगर अमेरिका में कामयाब थी तो इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों वो उस तरह से कामयाब नहीं थी? ठीक है। अगर अमेरिका में जो डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है जी, सेपरेशन ऑफ पावर का नजरिया जो मॉन्टेस्क्यू ने दिया अपनी बुक सेपरेशन ऑफ पावर या स्पिरिट ऑफ लॉ में, वहां पर कामयाब है, यहां पर कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन तो अवाम है, कि अवाम क्या कहती है, अवाम का क्या रवैया होता है, वहां की अवाम का रवैया क्या है, यहाँ की अवाम का रवैया क्या है। तो जो चैलेंजेस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को फेस करना पड़े उसमें सबसे पहले था एथनोसेंट्रिसिज्म एंड यूरोसेंट्रिसिज्म। एथनोसेंट्रिज्म निकला है एथनिसिटी से। एथनिसिटी होता है अपने लोगों की बात करना, अपने कबीले की बात करना। और जो एथनिसिटी होती है मीन एक फीलिंग होना, अपनाइयत, वी फीलिंग जिसे कहते हैं, वी मुस्लिम, वी हिंदू, वी क्रिश्चियन, वी यूरोपियन, वी एशियन। ठीक है, ये वी फीलिंग। ठीक है जी, वी जट, वी बट, ये वी फीलिंग होती है ना, इसके कहते हैं एथनिसिटी। और इस बेस पर जो है ना ज्यादातर जो है ना वो हुकूमतें भी की मजहबी, जो अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो यूरोप में जो कैथोलिक है उन्होंने रिलीजन को बुनियाद बनाकर बहुत ज्यादा देर हुकूमत की। तो इस वजह से, इस कॉन्सेप्ट की वजह से जो एथनो सेंट्रिसिज्म था, इसकी वजह से भी कि अपने ही सिर्फ कबीले को, अपने ही लोगों को जो है ना वो दायरे तहकीक में लेके आना और दूसरों को इग्नोर करना, एक ये वजह थी। और दूसरा यूरोसेंट्रिसिज्म, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वो समझते थे कि शायद दुनिया में बेशुमार दूसरे भी कंट्रीज हैं, दूसरे भी कॉन्टिनेंट्स हैं, क्या सिर्फ यहाँ पर कॉन्टिनेंट यूरोप ही है और वहां पर सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही है जो कि डेवलप्ड है? कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया भी है, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका भी है, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका भी है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट एशिया भी है। ठीक है जी। तो कॉन्टिनेंट अफ्रीका भी है। यहाँ के भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी हुक्मरान हैं, यहाँ पर भी इदारे मौजूद हैं। इनको भी जो है ना वो दायरा तहकीक में लेके आना चाहिए। तो आप क्यों नहीं लेके आ रहे? ठीक है जी। तो ये चैलेंजेस जो है ना उसको हमेशा से रहे, क्योंकि वेस्टर्न जो नैरेटिव था वो हमेशा से डोमिनेंट रहा। इसलिए जो है वो एथनोसेंट्रिसिज्म और यूरोसेंट्रिसिज्म भी जो है एक मेजर जो प्रॉब्लम के तौर पर हम इनको पेश करते हैं। नो स्टैंडर्ड एंड प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या डेफिनेशंस हैं उनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, CO2 की बात करें, HO2 की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी की बात करें, ये वो असूल हैं जो कि क्या है, इनका एक स्टैंडर्ड है। कोई किसी की फीलिंग, वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कॉन्सेप्ट सेम आएगा। इसकी जो डेफिनेशंस थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की जो तारीफ की, पॉलिटिकल सिस्टम ये होता है, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम यूरोप में किसी और तरह से चल रहा है, जो एशिया में किसी और तरीके से चल रहा है। वहां पर डेमोक्रेसी, किसी मुल्क में डेमोक्रेसी कामयाब है, किसी मुआशरे में डेमोक्रेसी नाकाम है। ठीक है जी। चाइना की बात करें तो वहां पर सोशलिज्म कामयाब है, यूरोप की बात करें तो वहां पर जमहूरियत कामयाब है। अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पर आपको मल्टीपल जो है ना वो सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट नजर आएंगे। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां पर मोनार्की कामयाब तर्ज हुकूमत है। ठीक है।
तो ये कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है ना टर्म्स की, पॉलिटिकल कल्चर की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की नहीं है। ठीक है जी। डाटा ऑब्टेन करने में भी हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल जो सिस्टम में डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से डाटा कलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक देते हैं इस्लाम। अब ये इस्लाम पर हम कहते हैं जी ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर हमने डाटा कलेक्ट करना है कि क्या इसका ये कोई इसके बारे में बताएं, आप जो है ना अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू दें। अब इसमें मुसलमान होंगे, डिफरेंट केस ले, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इसमें ज्यूज हो, इसमें हिंदूज हो। ठीक है। तो जब आप टॉपिक आपका एक होगा इस्लाम, मगर आपने क्योंकि डाइवर्स लोगों को जिनको जो डिफरेंट बिलीव्स रखते हैं, ठीक है, उसमें क्रिश्चियन हैं या ज्यूज हैं या जो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको दे एक ही टॉपिक इस्लाम, या कोई और दे दे, क्रिश्चियनिटी दे दे, या पीस दे दे, जस्टिस दे दे, मोस्ट पीसफुल नेशन कौन सी है ये दे दे, तो मुसलमान कहेंगे बेशक इस्लाम पीसफुल रिलीजन है। क्रिश्चियन कहेंगे जी हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है जनाब के ये तो लड़ाई झगड़ा करते ही नहीं है। ज्यूज कहते हैं हम तो हमारे साथ जुल्म हुआ है। हिंदू कहते हैं जी गांधी ने कहा था अगर आपकी एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। हर बंदा अपने अपने नैरेटिव को प्रमोट करने की और सच साबित करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ से चीज साबित क्या हुई कि जब हम डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को, या एक ही कंसेप्ट को, उसके बारे में डाटा तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो क्योंकि डाटा कहाँ से आएगा, हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन क्या है, सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है हमारा लोग, अवाम। और अवाम एक तरह से जो है ना वो उनकी सोच जो है वो रोज बदलती रहती है। और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी एक असूल है कि इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नाइदर अ परमानेंट फ्रेंड नॉर अ परमानेंट फो इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इफ देयर इज समथिंग परमानेंट दैट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। हमेशा इंसान के जो इंटरेस्ट है वो परमानेंट होते हैं। ठीक है जी। तो यही बात है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसको ये भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ती है जब वो डाटा कलेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल बिहेवियर कैन नॉट बी इंटायरली वैल्यू फ्री नाइदर फॉर द एक्टर नॉर फॉर द ऑब्जर्वर, रेंडरिंग साइंटिफिक स्टडी डिफिकल्ट। अब आप स्टडी कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो मुख्तलिफ चीजों को हाइड कर लेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने आप को ही पेश करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, कोई शख्स हमारे पास आता है, वो रिसर्च कर रहा है, आपसे कहता है जी ये क्वेश्चन ईयर है, इसके ऊपर ना आप अपना जो है ना वो दें कि पाकिस्तान किस तरह से जो है ना वो तरक्की कर सकता है, पाकिस्तान को कौन कौन सी प्रॉब्लम है, या नीचे एक क्वेश्चन लिखा होता है क्या आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं ठीक तरह से। देखिए ना, एक जो सिस्टम होता है, सिस्टम क्या है, सिस्टम की मैं यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन जो है ना मैं लिखने लगा हूँ, इसको आपने मेमोराइज करना है। सिस्टम होता क्या है, इसकी ये बेसिक डेफिनेशन है। कोई भी सिस्टम हो, जुडिशियल सिस्टम हो, जस्टिस सिस्टम हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, ये डेफिनेशन उसके ऊपर जो है ना वो पूरी उतरेगी। मैं बेसिक डेफिनेशन करूँ, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स which perform purposeful activities। ठीक है जी। अब ये बेसिक डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि एक जो निजाम है, जो सिस्टम है, वो क्या होता है, ये आपस में इंटरलिंक होता है। आप देखें, आप आपकी बॉडी जो काम कर रही है, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ही आपकी बॉडी के साथ एक ताल्लुक है। उसको आप उठा के बाहर तो नहीं रख सकते। आपकी जो हैंड है, आपकी जो नोज है, आपकी जो सेंसेस हैं, फुट है, मतलब कि आपस में उनका एक क्या है, ताल्लुक है, एक लिंक है। मीन सिस्टम में क्या चीजें हुई, सबसे पहले हो गया ये इंटर रिलेटेड होता है, आपस में मीन जुड़ा हुआ होता है। आपकी जो स्टेट है वो आपस में जुड़ी नहीं होती। मुकन्ना यानी लेजिस्लेचर कानून बनाती है।
ठीक है, इंतजामिया उस कानून को क्या करती है, नाफिज करती है, एग्जीक्यूशन करती है, जुडिशरी उसी कानून के मुताबिक फैसले करती है। ग्रास रूट लेवल से एपेक्स लेवल तक ये हर चीज आपस में क्या होती है, इंटरलिंक होती है। और उनका क्या काम होता है, हर काम अपना अपने पर्पसफुल एक्टिविटीज करते हैं। जुडिशरी का अपना काम है, लेजिस्लेचर का अपना काम है, एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना काम है, एफबीआई का अपना काम होता है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अपना काम है, नैब का अपना काम है। ठीक है जी, डिफरेंट जो सेक्रेटेरिएट हैं, ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल होता है, आर्मी का अपना रोल होता है, अवाम अपना काम करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर या जो नेशनल लेवल पर डिफरेंट इदारे जो हैं वो अपना अपना जो रोल है वो प्ले करती हैं, पर्पसफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। अगर एक इदारा भी अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता तो उसका असर किस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है, उसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। सिस्टम डिस्टर्ब होता है क्योंकि सिस्टम के किसी एलिमेंट ने अपना काम नहीं किया, क्योंकि वो किसके साथ रिलेटेड था, पूरे सिस्टम के साथ। ये एक निजाम है। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरलेटेड एलिमेंट्स विच परफॉर्म पर्पसफुल एक्टिविटीज। तो अगर वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं करेंगे तो ठीक तरह से सिस्टम नहीं चल सकता। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के चैलेंजेस की बात करते हैं तो ये चीज भी हमारे सामने आ जाती है कि ये वैल्यू फ्री नहीं होता। लोगों की राय, लोगों की सोच, लोग जो है ना डाटे को हाइड कर लेते हैं। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं कि आमतौर पर अगर आपने इंटरव्यू करना हो तो बताते नहीं है हम इंटरव्यू किस मकसद के लिए कर रहे हैं। एक नेचुरल इन्वायरमेंट में विदाउट इन्फॉर्मिंग योर सब्जेक्ट आप उससे जो है वो डिस्कशन करते हैं, उससे डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको सम अप करें तो सिंस बिगिनिंग कंपैरिजन हैज बीन द एसेंशियल टूल्स एंड मेथड ऑफ स्टडी, अंडरस्टैंडिंग एंड थ्योराइजिंग ऑफ द पॉलिटिकल। जब दुनिया का आगाज होता है तब से कहते हैं कि जो कंपैरिजन है वो शुरू हुआ जब एजुकेशन आई। जब ग्रीक सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एक मुल्क की आर्मी को दूसरे मुल्क की आर्मी से कंपेयर किया, एक मुल्क के बादशाह को दूसरे मुल्क के बादशाह से हमने कंपेयर किया। ठीक है जी, एक मुल्क की आबादी को दूसरे मुल्क की आबादी से कंपेयर किया, एक सिटी स्टेट की पॉपुलेशन को, उसकी टेरिटरी को, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को हमने दूसरे जो है ना वो सिटी स्टेट से कंपेयर किया। इसीलिए देखिए ना जंगे हुई। सिटी स्टेट में क्या कॉन्सेप्ट था, माइट इज राइट, कि जो ऑन पेपर जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इज नथिंग, पावर इज एवरीथिंग। आप जितनी मर्जी प्रेजेंटेशन करें, जितनी मर्जी बताएंगे ये तो कि हमारी इतनी आर्मी है, इतनी मिलिट्री है। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि ऑन पेपर अगर देखें तो जो इंडियन जो आर्मी है, एयरफोर्स है या जो नेवी है वो पॉपुलेशन नंबर के एतबार से बहुत ज्यादा है। उसकी प्रेजेंटेशन जब करेंगे वो डिफरेंट तो बताएंगे आपको, मगर ऑन ग्राउंड क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। ठीक है जी, तो ये जो शुरू से ही जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो मुख्तलिफ जो चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका आपस में जो है ना वो कंपैरिजन करती रही है। इससे कंपटीशन पैदा होता है और डिफरेंट जो निज़ाम है उनको समझने में भी हमें मदद देती है। नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अंडरवेंट कंसिडरेबल चेंजेस सिंस 1950s। आई टोल्ड यू कि माजी में क्या होता था। मैंने द वेरी फर्स्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड जो कि एरिस्टोटल थे, अरस्तु, जिन्हें हम दुनिया का सबसे पहला उस्ताद कहते हैं, उन्होंने अपनी बुक पॉलिटिक्स में जो है अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। कॉन्सेप्ट्स मीन अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। उन्होंने कहा गवर्नमेंट क्या होती है। डिफरेंट लोगों ने सियासत की जो तारीफ की, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स इज व्हाट, कहते हैं पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ स्टेट, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट, कुछ कहते हैं पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हर बंदे ने अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अपना जो नजरिया है, अपना जो इनपुट है वो किया। अरस्तु ने, ऊपर हमने स्लाइड्स में देखा कि 150 जो सिटी स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन का मुतालिया किया और बताया कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और उन्होंने जो बताया, अब अभी मौजूदा दौर में जो कामयाब तरीन हुकूमत है वो क्या है, वो मैं कामयाब नहीं कहता, मैं इसके लिए एक ज्यादा सूटेबल वर्ड यूज करता हूँ, मोस्ट जो पॉपुलर हुकूमत है। कामयाब होना एक अलग बात है। अब चाइना भी तो कामयाब हुकूमत है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर है, इसको या प्रोपोगेट किया गया है डेमोक्रेसी को, कि डिफरेंट नेशंस ने अपने मफादात के हसूल के लिए। तो
1950s के बाद, इससे पहले तक जो है ना वो ट्रेडिशनल अप्रोच चलती थी कि मीन स्पेसिफिक लिमिटेड इदारों को जो है ना वो स्टडी किया जाता था, सिर्फ स्टेट को या ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को, आवाम को स्टडी नहीं किया जा सकता था। आवाम के बिहेवियर को, उनकी इंटरेस्ट को, पब्लिक ओपिनियन को, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको उस वक्त वो अहमियत हासिल नहीं थी। मगर 1950s के बाद जब नई अप्रोचेस आई, एम्पिरिकल अप्रोचेस आई, साइंटिफिक अप्रोच आई, मॉडर्न अप्रोच आई, खास तौर पर डेविड ईस्टन, ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी में ये एक टीचर थे, तो उन्होंने और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर जो है एक नया जो अप्रोच है, जिन्हें बिहेवियरल अप्रोच भी कहते हैं, वो मुतारफ करवाया। और ये जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो अहमियत है, स्कोप है, उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ। ठीक है जी। नेचर क्या है ये देखें, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव फिलोसफिकल टू मॉडर्न एम्पिरिकल साइंटिफिक, मीन ये एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रही है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। वही बात है जी कि फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, कि हम वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, ठीक है जी, हम जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है जी, या जो इवन जो यूनाइटेड किंगडम है, इन कंट्रीज से बाहर निकलकर हम जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक भी, थर्ड वर्ल्ड नेशंस तक भी आए। ठीक है, जहां पर डाइवर्स पॉलिटिकल कम्युनिटीज थी उनको स्टडी किया, वहां की गवर्नमेंट को स्टडी किया, वहां के फॉर्मल इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया। और क्या वहां पर नॉन गवर्नमेंटल या नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं होते, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हुकूमत में पॉलिसी कौन बनाता है, कहते हैं जी वो बनाते हैं जी वजीर आजम बनाता है, कुछ कहते हैं जी सदर बनाता है, कुछ कहते हैं जी अपोजिशन भी मदद करती है, कुछ कहते हैं जी आर्मी बनाती है, जिनको कोई नहीं पता वो कहते हैं जी ये एस्टेब्लिशमेंट आती है, कुछ कहते हैं जी ये खलाई मखलूक ये काम कर रही है, कुछ कहते हैं जी यहूदी बनाते हैं, कुछ कहते हैं ये जो करा रहा है अमेरिका करवा रहा है। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर ऐसे एक्टर जिनका बराह रास्त तो स्टेट के साथ, स्टेट की पॉलिसी के साथ, स्टेट की वर्किंग के साथ, पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ वाबस्तगी नहीं होती, मगर वो आपके मुल्क पर असरअंदाज होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है जी। तो इन तमाम चीजों को, सिविल सोसाइटी को, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता है। यूजफुल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, साइंटिफिक रिगर, बर्डन ऑफ द स्कोप एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है जी। तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसकी वजह से हम जो है अब जो हाइपोथेसिस को बेहतर अंदाज से एम्पिरिकल तरीके से जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं, मीन वो टेस्टिफाई है। ठीक है जी। एथनोसेंट्रिसिज्म, यूरोसेंट्रिसिज्म, contested concept, difficulty in data collection, non-empirical nature of political behavior, and dilution of the subject matter have been the major challenges। ठीक है जी। مثلا कि इसको कंक्लूड करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, तो ये जो चीजें हैं इनको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसने जो है वो हमें बहुत ज्यादा फायदा दिया है, खासतौर पर 1950s के बाद ये जो कंसेप्ट है, ये जो सब फील्ड है पॉलिटिकल साइंस की, ये इमर्ज हुई, जिसने हमें बताया कि जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में, जो जो इदारे काम कर रहे हैं, जो जो एजेंसियां काम कर रही हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, वो क्या है, वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, किस तरह से पेनिट्रेट कर जाती है किसी दूसरे स्टेट के अंदर थ्रू इकोनॉमी। ठीक है जी। यूएस एड के जरिए, कोई इमदाद के जरिए, कोई मिलिट्री एड के जरिए। ठीक है, वहाँ की जो फॉरेन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसके ऊपर किस तरह से वो असरअंदाज होती है। ठीक है जी। ये जो था जी हमारा वेरी फर्स्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है, तकाबली सियासत किसे कहते हैं। ठीक है जी। तकाबली सियासत से मुराद ऐसा मजमून है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इस दुनिया में मौजूद जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का एक दूसरे के साथ हम मुआजना करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, और फिर हम जो है ना वो कोई हाइपोथेसिस पेश करते हैं। क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। और बेहतर या जो एक नाकाम हुकूमत है उसका फैसला कंपैरिजन के बाद होता है, कि ज्यादातर हुकूमतों में, ज्यादातर मुल्कों में डेमोक्रेसी है, बहुत कम कंट्रीज में जो है ना सोशलिज्म है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, इसके ऊपर कंपेयर करना है जी। अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, यूनाइटेड किंगडम
वहां पर टू पार्टी सिस्टम चल रहा है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम चल रहा है। मतलब ये वो कंट्रीज जो कि डोमिनेंट है पूरी दुनिया में, वो टू पार्टी सिस्टम को, वन पार्टी सिस्टम को अपनाया हुआ है। इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये फिर भी नाकाम है। तो अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम ठीक तरह से स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि भाई मे बी ये एक रीजन हो, मे बी। यहाँ हम जो है ना वो शोर्ट से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपैरिजन करना है, और ये लाजमी भी नहीं होता कि हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो रिजल्ट है वो सेम हो। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो कि मे बी पॉलिटिकल सिस्टम होगा, कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से काम करता है।